हाय मित्रों, स्टैटिक क्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस क्यूज में आज हम इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने भ्रमण किया। आपको बताना है गौतम बुद्ध ने किस किस स्थान पर भ्रमण किया। जो चार ऑप्शन दे रखे इसमें से आपको सही बताना है। पहला कह रहा है कौशाम्बी, दूसरा कह रहा है वैशाली, तीसरा कह रहा है श्रावस्ती और चौथा ऑप्शन कहता है वाराणसी। इसमें आपको सत्य कथन बताना कहाँ कहाँ पे गौतम बुद्ध ने यात्राएं की। मित्रों, ये थोड़ा आपको एक दृष्टि से देखे तो हार्ड लगेगा, बट ये बहुत ही सरल है, क्योंकि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने अपने क्षेत्र से बाहर काफ़ी यात्राएं की थी। ये तो आपको सबको पता होगा। इस दृष्टि से देखें तो ये सभी क्षेत्र है ना, ये उत्तरी भारत में अवस्थित है, सभी नज़दीक नज़दीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसने जरूर सभी क्षेत्रों में यात्राएं की होगी। तो इस दृष्टिकोण से, इस कॉमन सेंस से आप देख के इसका आंसर निकालोगे तो आसानी से निकाल पाओगे। तो इसका सही आंसर मित्रों डी है, क्योंकि चार ऑप्शन सही है। इन चारों स्थानों पर गौतम बुद्ध ने भ्रमण किया, या चारों स्थान पर यात्राएं की। इस दृष्टि से हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। 1 2 3 4। ये कह रहा है जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उसने लंबी यात्राएं की, तो लंबी यात्राएं की तो वो जरूर अपने आसपास क्षेत्रों में गया होगा और यात्रियों के माध्यम से उसने अपने संदेश को आगे बढ़ाया। और जो यात्राएं कहाँ कहाँ की ये बता रखा है। इससे अलावा भी की, बट मैंने इतने ये जो इम्पोर्टेंट शहर थे उनका ऑप्शन में थे, उन्हीं के नाम लिखे आपके सामने। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, महायान बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको महायान बौद्ध धर्म के संबंध में जो कथन दे रखे इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना, यही पूछा है। पहला कह रहा है बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म का परिणाम थी। आपको बताना ये बोधिसत्व की अवधारणा थी, क्या ये महायान बौद्ध धर्म की अवधारणा है। वे सभी प्राणियों की पीड़ा से सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास करते थे। आपको बताना ये दूसरा कथन सत्य है या नहीं है, वो सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। तीसरा कथन ये कह रहा है महायान विद्वानों ने मुख्य रूप से संस्कृत को एक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया। आपको बताना ये कथन सत्य है या नहीं, उन्होंने संस्कृत भाषा का उपयोग किया या नहीं किया। चौथा ऑप्शन ये कह रहा सम्राट अशोक ने महायान शाखा को संरक्षण दिया। अगर मित्रों इसके आंसर निकालने से पहले आपको ये पता होगा महायान शाखा का उद्भव कब हुआ। अशोक काल में ये उद्भव नहीं हुई थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ऑप्शन जो 4 कह रहा है ये ऑटोमेटिक गलत हो गया, क्योंकि ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कि अशोक के टाइम ये शाखा नहीं आई थी। तो हमारा बी ऑप्शन निकल गया और डी ऑप्शन निकल गया, ये दो तो नहीं हो सकते। अब हमारा ये तो ऑप्शन ए होगा, ये सी होगा। तो 1 2 तो सब में आ रहा है मित्रों। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ हम गौर करते हैं। तीसरा ऑप्शन जो संस्कृत भाषा का है कह रहा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो ये महायान शाखा थी ये उदार शाखा थी। ये समय के साथ जो बौद्धों के नियम थे उनमें सुधार करती रहती थी और उसका विस्तार करती रहती थी। लेकिन जो हीनयान शाखा थी वो बुद्ध के जो उपदेश थे, मूल उपदेश, उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। उसकी जो प्राकृतिक भाषा थी, पाली भाषा थी, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। लेकिन ये महायान शाखा थी, ये उदार प्रवृत्ति की इस दृष्टि से वो स्थानीय भाषाओं को इसने उपयोग में लिया और संस्कृत को भी उपयोग में लिया। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया और चौथा तो आपको बता भी दिया कि गलत हो गया। अगर तीसरा सत्य और चौथा गलत है तो हमारे पास ऑप्शन सी बचता है 1 2 3। मित्रों ये भी बता देता हूँ, जो बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म था उसकी बोधिसत्व की जो अवधारणा थी ये इसी की थी और इस सार्वभौमिक मुक्ति में भी विश्वास करते थे। इस दृष्टि से हमारे ये दोनों कथन सत्य हो गए और तीसरा भी सत्य हो गया, 1 2 3 सत्य हो गए। ये देखो आगे कह रहा है
ये धर्म अधिक उदार था, ये बता दिया आपको। बुद्ध एवं बोधिसत्वों में विश्वास करते थे, ये जो शाखा थी वो। और इसका अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान था, ये याद रखना। आध्यात्मिक उत्थान की ये बात कर रहा है। ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते थे, क्योंकि जो महायान हीनयान शाखा थी वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और ये भी दे रखा है, बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म का परिणाम है। महायान को बोधिसत्वयान या बोधिसत्व वाहन भी कहा जाता है। मित्रों ये ध्यान रखना, इसकी अवधारणा है, इसीलिए इसको बोधिसत्व यान भी और वाहन भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि अनुयायी सभी व्यक्तियों के मोक्ष की बोधिसत्व अवधारणा में विश्वास रखते हैं। मोक्ष की जो बोधिसत्व अवधारणा है उसमें विश्वास रखते थे, इसी कारण से इसे बोधिसत्व का परिणाम मानते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसी का दूसरे शब्दों में क्या है, ये सभी प्राणियों की पीड़ा से सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास करते हैं। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सही हो गया था। और आगे जो कह रहा है, जो इसमें महायान के जो ग्रंथ है मित्रों, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो कमल सूत्र और महावंश ये दो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को आप याद रखना। और ये भी आगे बता रखा है, इसने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। और ये महायान शाखा जो बाद में आई थी, इसी दृष्टि से हमारा चौथा ऑप्शन गलत होता, क्योंकि अशोक ने हीनयान संप्रदाय था उसको संरक्षण दिया था। अगला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध धर्म में बुद्ध के पूर्ववर्ती थे। आपको बुद्ध के पूर्ववर्ती बताना है कौन थे। मैत्रेय, कश्यप, वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर। जो चार ऑप्शन दे रखे इसमें आपको बताना है बुद्ध के पूर्ववर्ती कौन थे। तो मित्रों इसका सही आंसर कश्यप बुद्ध थे, और कश्यप बुद्ध के पूर्ववर्ती थे मैत्रेय। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर बी हो गया, कश्यप बुद्ध। अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन थोड़ा दे रखा है मैंने। ये कह रहा है, बुद्ध को विभिन्न बौद्ध ग्रंथों में यथागत, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये आप नाम याद रखना मित्रों। और ये आगे मैंने बता ही दिया आपको, इसमें कश्यप बुद्ध थे इसके पूर्ववर्ती, और कश्यप बुद्ध के जो परवर्ती थे वो मैत्रेय थे। इस दृष्टि से हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन पूछा है मित्रों। ये लोथल है जो हड़प्पा स्थल है उसके संबंध में क्वेश्चन है। ये कह रहा है, लोथल है जो हड़प्पा सभ्यता और भारत के शेष भागों के बीच व्यापार का एक केंद्र बन रहा। ये कह रहे हैं कि जो लोथल है वो भारत और बाहर के व्यापार के मध्य एक प्रमुख केंद्र था या नहीं था, आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है, लोथल से व्यापार के प्रमाणों में से एक फारसी खाड़ी मूर। ये कह रहा है कि फारस की खाड़ी की एक मूर यहाँ पे मिली, जो एक गोलाकार बटन मूर के साथ से मिले, जो गोलाकार बटन मूर के समान थी। और तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है, लोथल स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। मित्रों आपको ये तो पता होना चाहिए कि लोथल है यूनेस्को की लिस्ट में लिस्टेड नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन गलत हो गया। अब हमारे पास एक और दो बचे। अगर तीसरा निकाल देते तो हमारा बी भी कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा यह, तो एक होगा और या सी होगा, एक और दो दोनों। तो दोस्तों पहला कथन तो ऑटोमेटिक सत्य होगा, ये व्यापारिक केंद्र था क्योंकि समुद्र के आसपास था, इस कारण से ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो पहला कथन तो हमारा सत्य हो गया। मतलब ये दूसरा कथन भी सत्य है। यहाँ से फारस की खाड़ी की मूर मिली थी, और साथ में मेसोपोटामिया और जो तुर्की साइड में यहाँ की मूरें भी यहाँ पे मिली, मिस्र इजिप्ट की भी मूरें भी मिली। और इसी दृष्टि से इनके साथ व्यापार के संबंधों के बारे में हमें पता चलता है। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। इसमें इसके बारे में बता रखा है, लोथल जो एक प्रमुख व्यापार केंद्र था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से तांबा, चार्ट, अर्धकीमती पत्रों जैसे विशाल कच्चे माल आयात करता था। ये जो कच्चे माल को आयात करता था और बड़े पैमाने पर आंतरिक गांवों और कस्बों में वितरित करता था। ये
अब आयात और निर्यात का प्रमुख केंद्र था, ये कह रहा है। लोथल से व्यापार के परिमाणों में फारस की खाड़ी की मूर मिली मोर के बारे में कह रहा है। तो ये भी हमारा कथन मोर का सत्य हो गया। दो ये मोर के बारे में कह रहा था, इस दृष्टि से हमारा, और पहला भी केंद्र की बात कर रहा है, तो हमारा कथन सत्य हो गया। जो ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करता था, ये भी बात बता रखा है। और जो आंतरिक भागों में जो भी वहाँ से प्रमुख सामान आता, वो आंतरिक भागों में यहीं से सप्लाई होता था। और अब यूनेस्को के बारे में इसको अभी तक पूर्ण रूप से नहीं लिस्टेड कर रखा है, 2014 से अप्लाई कर रखा है, लेकिन अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया। अस्थायी सूची में ये लंबित है। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल संस्कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल संस्कृतियां हैं, उसके बारे में बताना है आपको। सही कथन पूछा है, सही कथन बताना। पहला कथन यही कह रहा, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों में शिकार संग्रह का जीवन प्रचलित था। मित्रों, आपको बताना, इस काल में शिकार संग्रह की बात कर रखी है कि वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ, शिकार संग्रह मुख्य रूप से पूर्व पाषाण काल में एक प्रमुख विशेषता थी। जो मध्य पाषाण में पशुपालन का विकास हो गया था, और नवपाषाण में कृषि पद्धति का भी विकास हो गया था। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके विकास के साथ साथ शिकार व्यवस्था भी जरूर चल रही होगी, क्योंकि ये कॉमन सेंस का सवाल है। क्योंकि आज भी शिकार व्यवस्था तो आज भी प्रचलित है जो आदिवासी समुदाय में। तो ये नहीं कह सकते कि कृषि पद्धति आ गई, पशुपालन पद्धति आ गई, लेकिन शिकार पद्धति नहीं थी। मित्रों, थी। और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ, नवपाषाण काल में जैसे ही कृषि पद्धति आई, लोगों में स्थायित्व आ गया था। कृषि के लिए जमीन तैयार करते थे, तो लोग उसी के साथ में रहने लग गए थे, उसी जमीन पर रहने लग गए थे, स्थायित्व आ गया, और ग्रामीण समुदाय का भी विकास होने लगा है धीरे धीरे। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन मित्रों सत्य है। और जो दूसरा कथन कह रहा है, जो मध्य पाषाण संस्कृतियों में नवपाषाण काल के लोगों के विपरीत जानवरों को पालतू बनाने रखने की प्रथा नहीं थी। ये कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में जानवरों को पालने की प्रथा नहीं थी। तो मित्रों, ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता भी यही थी, पालतू जानवरों का विकास हो गया था इस टाइम। इससे पहले लोग खाद्य संग्रह सिर्फ करते थे और आकेट शिकार भी करते थे। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। और तीसरा कथन, नवपाषाण संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य अनुपस्थित थे। मित्रों, सही ढंग से अनुपस्थिति का बात कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य के। तो ये तो ऑटोमेटिक कथन गलत हो गया कि मिट्टी के साक्ष्य, बर्तन के साक्ष्य थे नवपाषाण काल में, और लेकिन मध्य पाषाण काल संस्कृति में स्पष्ट रूप से पाए जाते। मित्रों, मध्य पाषाण काल में स्पष्ट रूप से नहीं पाए जाते हैं, बट नवपाषाण काल में स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। इस दृष्टि से हमारा ये कथन भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल एक होगा, कथन बी सत्य होगा, केवल एक। इसमें देख लेते हैं, ये प्राचीन पाषाण काल से मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक शिकार संग्रह जीवन प्रचलित था। तीनों काल में शिकार व्यवस्था प्रचलित थी, ये कह रहा है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया था पहला। और आगे ये कह रहा है, हालांकि ऐसा लगता है कि बड़े जानवरों के शिकार से छोटे जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने में बदलाव आया। इस प्रकार इस काल में धनुष बाण का प्रयोग होने लग गया था। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल में है, धनुष बाण का भी प्रयोग होने लगा है। और साथ में ये भी कह रहा है, जो शिकार की प्रकृति हुई उसमें बदलाव जरूर आया। और मध्य काल में तो आपको पता होना चाहिए, इसमें पशुपालन हो गया था, बागानी और आदिम खेती भी शुरू हो गई थी। हालांकि नवपाषाण काल में भेड़ बकरी मवेशियों को पालतू बनाना व्यापक रूप से प्रचलित था, और इसको परिवहन के रूप में भी उपयोग लेते थे मवेशियों को, खेती और परिवहन। और मिट्टी के बर्तन कह रहे हैं
नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और पहियों का भी उपयोग कर रखा था। ये भी कह रहे हैं बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के साथ साथ खाद्यान्न भंडार के लिए भी किया जाता था। ये खाना बनाने में बर्तनों का उपयोग किया जाता, साथ में जो स्टॉक था, जो लोग खेती करते थे नवपाषाण काल में, खेती के साथ जो खेत से अनाज उत्पन्न होता था उसको स्टोर करने के लिए भी मिट्टी के बर्तन बड़े बड़े बनाते थे, उसमें स्टोर करते थे। मित्रों, इसी के साथ हमारी ये 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी स्टैटिक क्यूज, वो समाप्त होती है। और आप चाहते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें